अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी आदमखोर शिकारी, तीसरा हिस्सा। नाग उकाब की शक्ल में उसके ऊपर आसमान पर उड़ता हुआ उसे बराबर देख रहा था, यहाँ तक कि काउंट पहाड़ी की ढलान पर आ गया। सामने समुंदर था। उसने समुंदर के किनारे ऑटो को देखा कि कुत्तों को लिए खड़ा है। कुत्ते आगे नहीं बढ़ रहे थे। काउंट दौड़ता हुआ ऑटो के पास पहुंचा और गुस्से से बोला, इन कुत्तों को शिकार के पीछे क्यों नहीं भगाते? ये यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? ऑटो भी अजीब तजब्जुब में था। कहने लगा, काउंट, कुत्तों को शिकार की बू नहीं आ रही, यही वजह है कि वो एक जगह रुक गए हैं। काउंट चिल्लाकर बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा शिकार आखिर इस जंगल से भागकर कहाँ जा सकता है? वो यहीं कहीं होगा। तुमने उसके कपड़े कुत्तों को सूंघाए थे? ऑटो बोला, जनाब, मैंने 2 बार नाग के कपड़े इन्हें सूंघाए थे। फिर ये यहाँ खड़े क्यों हैं? शिकार की बू पर क्यों नहीं जाते? काउंट ने गरज कर कहा। ऑटो बोला, काउंट, यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिकार किसी तालाब में पानी के अंदर डुबकी लगा गया हो? काउंट ने जंगल की तरफ देखकर कहा, इस जंगल में आसपास कोई तालाब नहीं है। दूसरा, कोई इंसान इतनी देर तक पानी के अंदर डुबकी लगाकर नहीं रह सकता। ऑटो ने कहा, तो फिर जरूर वो कोई छल्लावा था काउंट। काउंट ने ऑटो की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा और घुर्राया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आओ मेरे साथ। वो ऑटो और कुत्तों को लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। नाग उस वक्त भी उनके सरों के ऊपर था। जंगल में नाग को तलाश करते करते वो अपने महल के करीब आए तो उन्होंने एक जगह खाड़ियों के पास वह जंजीर पड़ी देखी जो उन्होंने नाग के पांव में बांधी थी। जंजीर किसी जगह से भी टूटी नहीं थी। उसके सिरे पर सैर भर का बाट उसी तरह बंधा हुआ था। इसकी वजह यह थी कि जब नाग ने उकाब की शक्ल बदली थी तो उसका पांव अपने आप जंजीर के हल्के से निकल गया था। काउंट तो जंजीर को दुरुस्त हालत में देखकर दंग सा होकर रह गया। ऑटो, ये आदमी बड़ी होशियारी और महारत से अपना पांव जंजीर में से निकालने में कामयाब हो गया है, मगर वो भागकर कहीं नहीं जा सकता। कुत्तों को छोड़ दो। ऑटो ने कुत्तों को छोड़ दिया, मगर चूंकि कुत्तों को नाग के कपड़ों की बू नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़े वहीं दुमे हिलाते रहे। ऑटो ने कहा, काउंट, इन कुत्तों को शिकार की बू नहीं आ रही, इसलिए ये अपनी जगह पर खड़े हैं। काउंट ने खूंखार कुत्तों को जोर से लाते मारी। कुत्ते च्याऊं च्याऊं करते अपने मालिक के सामने एक तरफ होकर बैठ गए। काउंट हार मानने वाला नहीं था। उसने खंजर अपने हाथ में ले लिया और बोला, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं जंगल में उसे तलाश करता हूँ। काउंट जाने लगा तो नाग उकाब की शक्ल में फिर आता हुआ दूसरी तरफ झाड़ियों में उतरा और इंसान की शक्ल बदल ली। इंसान की शक्ल में आते ही खूंखार कुत्तों को उसके कपड़ों की बू आने लगी और वह भौंकते हुए झाड़ी की तरफ लपके। काउंट ने बेचैनी से कहा, शिकार उन झाड़ियों में है ऑटो, उस तरफ भागो। काउंट और ऑटो भी कुत्तों के पीछे झाड़ियों की तरफ भागे। जो ही वह झाड़ियों के पास आए, कुत्ते डरकर पीछे दौड़े। ऑटो और काउंट एकदम रुक गए। उन्हें एक जोरदार फुंकार की आवाज आई और फिर एक 5-6 फुट लंबा स्याह सांप फन उठाए उनकी तरफ फुंकारता बढ़ रहा था। काउंट ने खंजर जोर से सांप की तरफ फेंका। सांप झकोला खाकर एक तरफ हो गया। काउंट ने अब तीर कमान संभाल लिया। नाग झाड़ियों के पीछे रेंगता हुआ गुम हो गया। कुत्ते जो पहले डरे हुए थे अब जमीन पर मुंह रखकर लेट गए। वो सांप से खौफजदा हो गए थे। काउंट ने ऑटो को डांटा, तुम भी सांप से डर गए? सांप तो जंगल में निकलते ही रहते हैं, आओ आगे बढ़ो, हमारे शिकार यहीं कहीं छुपा हुआ है। ऑटो को कुछ शक पड़ गया था कि उनका शिकार कोई अजीबोगरीब शख्स है और सांप वगैरह भी उसकी मदद कर रहे हैं। वो काउंट के पीछे पीछे चलने लगा। काउंट एक नाले के पास आकर रुक गया। उसका शिकार यहाँ भी नहीं था। देर तक काउंट जंगल की खाक छानता रहा। जब वो थककर चूर हो गया तो वापस महल की तरफ लौटा। ऑटो भी थक गया था। ये पहला मौका था कि काउंट बगैर अपने इंसानी शिकार के वापस महल में आ रहा था। जो ही वो महल के पहले कमरे के सामने आया तो ये देखकर वहीं साकित होकर रह गया कि नाग कमरे के दरवाजे में खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। काउंट, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे हर हालत में शिकार कर लोगे, अब क्या बात हो गई कि नाकाम वापस लौटे हो? काउंट ने फौरन कमान पर तीर चढ़ाया और आनन फानन नाग पर चला दिया, मगर नाग भी बेवकूफ नहीं था। इससे पहले कि तीर उसको आकर लगता वो गायब हो गया था। काउंट यही समझा कि नाग कमरे में बिजली किसी तेजी से भाग गया है, मगर हकीकत ये थी कि नाग ने एक छोटे सांप की शक्ल बदली थी और फर्श पर रेंगता हुआ कमरे की दीवार से जाकर चिपक गया था। ऑटो ने कहा, सर कमरे में ना जाएं, ये आदमी पुरस्कार लगता है मुझे। काउंट गुर्राया, बकवास बंद करो ऑटो, मेरा शिकार खुद मेरे कमरे में आ गया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और इसके साथ ही काउंट कमरे में घुस गया, मगर इतनी देर में नाग सांप की शक्ल में रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया था। ऑटो ने काले सांप को कमरे से निकलते देखा तो डर कर एक तरफ को भागा। कुत्ते पहले ही सहमे हुए खड़े थे। सांप ने जोर से फुंकार मारी तो कुत्ते भी वहां से दुम दबाकर भाग गए। अब काउंट भी हाथ में खंजर लिए नाग को तलाश करता कमरे से बाहर आ गया। उसने चीख कर ऑटो को आवाज दी, नमक हराम, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? ऑटो ने कांपती आवाज में कहा, सर सांप से बचें, सांप यहाँ भी आ गया है। काउंट को सांप कहीं नजर नहीं आ रहा था।
वो दीवानावार इधर उधर सांप को तलाश करने लगा, मगर सांप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। काउंट गुस्से में आकर ऑटो को गालियां देने लगा। उसे राहदारी में से नाक की आवाज आई, अपने नौकर को क्यों गालियां दे रहे हो काउंट? मैं तो तुम्हारे कमरे की राहदारी में हूं, क्या तुम मुझे शिकार नहीं करोगे? काउंट घबरा गया। एक बार तो उसे पसीना आ गया, मगर आदमी बहादुर था, हार नहीं मान सकता था। वो बेख्तियार होकर राहदारी की तरफ भागा। काउंट दौड़ता हुआ राहदारी में से गुजर गया। राहदारी नीम रोशन और वीरान थी। जब वो अपने कमरे में गया तो कमरा भी खाली था। वो बड़ा परेशान हुआ कि अभी उसके शिकार ने उसे आवाज दी थी, वो कहाँ गायब हो गया। काउंट कमरे में चारों तरफ तकने लगा। खंजर उसके हाथ में ही था। अचानक उसकी निगाह छत पर गई तो देखा कि छत के साथ एक काला सांप चिमटा हुआ था। काउंट ने जोर से खंजर उसकी तरफ उछाला। खंजर नाग के बिल्कुल करीब आकर लगा और फिर नीचे फर्श पर गिर पड़ा। इसके साथ ही नाग ने नीचे छलांग लगा दी और काउंट की गर्दन में आकर उसके गिर्द कुंडल कस दिया। काउंट का दम घुटने लगा। सांप का फन उसकी आंखों के सामने था और सांप बार बार फुंकार रहा था। काउंट खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। नाग ने गर्दन को और ज्यादा घूंटा तो काउंट नीमजान होकर फर्श पर गिर पड़ा। नाग फौरन इंसानी शक्ल में आ गया। एक सांप को इंसान की शक्ल इख्तियार करते देखकर काउंट दहशत ज़दा हो गया। वो फटी फटी आंखों से नाग को तक रहा था। नाग ने फर्श पर से खंजर उठा लिया और काउंट की गर्दन पर उसकी नोक रखकर बोला, अब तुम्हें अच्छी तरह इल्म हो गया होगा कि तुम किस इंसान को शिकार करने की हमाकत कर रहे थे। काउंट के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम कौन हो? नाग बोला, ये तो मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता। तुमने जो कुछ देखा है बस उसी से जितना अंदाजा लगा सकते हो लगा लो। मैं अगर चाहता तो तुम्हें डसकर हलाक कर सकता था, मगर मैं अभी तुम्हें नहीं मारना चाहता। मैं तुमसे एतराफ कराना चाहता हूं कि तुम इससे पहले कितने बेगुनाह इंसानों की जान ले चुके हो। काउंट अभी तक फर्श पर पड़ा था। उसने कहा, अगरचे मैंने बहुत से इंसानों की जान ली है, मगर मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूं। मुझे छोड़ दो। आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा। काउंट मक्कारी से काम ले रहा था। उसकी जेब में एक शिकारी चाकू भी था। उसने फुर्ती से वो चाकू जेब से निकाला और नाग पर हमला कर दिया। नाग तेजी से उछलकर परे हट गया और परे हटते ही उसने सांप की शक्ल बदली और फुंकारता हुआ काउंट के पीछे आ गया। काउंट सांप को मारने के लिए घूमा ही था कि नाग ने उसकी पिंडली पर डस दिया और पूरे का पूरा जहर उसके जिस्म में दाखिल कर दिया। नाग का किसी के जिस्म में पूरा जहर दाखिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। काउंट का जिस्म एकदम सुन्न होकर पत्थर का हो गया। वह धड़ाम से एक बार फिर फर्श पर गिरा और उसके जिस्म का रंग एक सेकंड के अंदर अंदर पहले नीला और फिर स्याह पड़ गया और फूलने लगा। नाग इंसानी शक्ल में आकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसने वहां काउंट के नौकर ऑटो को खड़े देखा। नाग को सामने से इंसानी शक्ल में आते देखते ही ऑटो ने हाथ जोड़ दिया और गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे माफ कर दो देवता, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कभी किसी इंसान को हलाक नहीं किया। मेरा गुनाह सिर्फ यह है कि मैंने इस खूनी शख्स का साथ दिया। नाग ने कहा, अपने खूनी मालिक की लाश को लाठी की मदद से खींचकर बाहर सहन में ले चलो। ऑटो ने उसी वक्त एक लाठी निकाली और काउंट की फूली हुई स्याह लाश को देखता कमरे से बाहर पुराने महल के सहन में ले आया। नाग पहले से वहां मौजूद था। काउंट की लाश फूलकर गुब्बारा बन गई। नाग ने ऑटो से कहा, यहां से दूर हो जाओ, लाश फटेगी तो इसका जहर उड़ेगा। नाग और ऑटो दरख्तों के पीछे आ गए। चंद लम्हों में काउंट की लाश एक धमाके से फट गई। नाग ऑटो को लेकर लाश के करीब आया। वहां स्याह लोथड़ों के सिवा कुछ नहीं था। नाग ने लाश के बाकी बचे हुए टुकड़ों को तेल छिड़ककर आग लगवा दी और ऑटो से कहा, जालिम इंसान अपने इंजाम को पहुंचा। अब ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? ऑटो ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, मैं वापस अपने वतन चला जाना चाहता हूँ, लेकिन इस महल के अकबी सहन में एक अंधा कुआं है जहाँ काउंट ने एक बदकिस्मत इंसान को कैद में डाल रखा है। जाने से पहले मैं उसको भी आजाद कराना चाहता हूँ। ऑटो ने नाग को साथ लिया और अंधेरे कुएं पर पहुंचा। ऑटो ने पत्थर की सील हटाकर नीचे रस्सी लटकाई और झुककर कहा, हैगर, तुम्हारी रिहाई का वक्त आ गया है। इस रस्सी को थामकर बाहर निकल आओ। कुएं में अंधेरा था। नीचे से किसी ने रस्सी को पकड़ लिया। फिर ऑटो और नाग रस्सी को खींचने लगे। थोड़ी देर बाद हैगर इस हालत में कुएं से बाहर निकला कि वो अधमुआ हो रहा था। चेहरा जर्द पड़ गया था, हड्डियां निकल आई थी और दाढ़ी बढ़ गई थी। आंखें अंदर को धंस चुकी थीं। वो कुएं से बाहर निकलते ही जमीन पर लेट गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ऑटो और नाग ने उसके मुंह में पानी डाला, फिर उसे उठाकर महल के कमरे में ले गई। ऑटो ने उसे दलिया खिलाया, गरम गरम कावा पिलाया। हैगर को कुछ होश आया तो उसने कहा, काउंट मुझे दोबारा तो कुएं में नहीं गिरा देगा। ऑटो ने उसे कहा, घबराओ नहीं भाई, काउंट मर चुका है। नाग ने हैगर के कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखकर कहा, तुम आजाद हो, अब तुम जा सकते हो। काउंट अपने इंजाम तक पहुंच गया है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हैगर इतना खौफजदा था कि जल्दी से उठा और समुद्र की तरफ दौड़ पड़ा। ऑटो ने कहा, इसे समुद्री बंदरगाह से कोई ना कोई जहाज मिल जाएगा, वो अब आजाद है। नाग ने महल की तरफ देखा और ऑटो से कहा, ऑटो, ये महल एक मनहूस और घिनौने इंसान की यादगार है। मैं चाहता हूं कि इसे आग लगा दी जाए ताकि इसके साथ ही बदनसीब इंसानों की यादगार भी खत्म हो जाए। ऑटो बोला, मेरे मालिक, मैं खुद भी यही सोच रहा था। इस मनहूस महल को खत्म कर देना चाहिए। ऑटो बावर्ची खाने में गया और मिट्टी के तेल का कनस्तर उठा लाया।
उसने महल के चारों तरफ तेल छिड़ककर आग लगा दी। देखते ही देखते महल के लकड़ी के दरवाजों और लकड़ी के छतों को आग लग गई और शोले बुलंद होने लगे। ऑटो ने कुत्तों को पहले ही निकालकर जंगल की तरफ छोड़ दिया था। नाग और ऑटो महल से दूर एक ऊंची जगह पर खड़े होकर महल को जलते देख रहे थे। नाग को मालूम ही नहीं था कि महल के एक कमरे में मारिया उल्लू के पंजे में कैद पड़ी है। जब आग के शोले राहदारी की तरफ पहुंचे तो नाग ने देखा कि राहदारी की तारीक दरवाजे में से कोई चीज तेजी से बाहर निकलकर फिजा में बुलंद हुई और फिर घास पर गिर पड़ी। नाग लपक कर उस तरफ गया। क्या देखता है कि घास पर गिरी पड़ी चीज उल्लू का एक छोटा सा पंजा है। नाग ताज्जुब करने लगा कि यह पंजा अपने आप कैसे अंदर से उछलकर बाहर आ गया। जरूर इस पर किसी ने तिलिस्म किया होगा। ऑटो ने नाग से कहा, सर ये पंजा हमें समुद्र के किनारे एक बांस की टोकरी से मिला था और काउंट इसे खुशकिस्मती की अलामत समझकर उठा लाया था। ये उसके कमरे में दीवार पर लगा था। नाग ने कहा, अगर ये खुशकिस्मती की अलामत होता तो काउंट का अंजाम इतना भयानक ना होता। ये महज तोहमात होती हैं। दुनिया में सिवाय इंसान के नेक अमल के और कोई भी शय खुशकिस्मती की अलामत नहीं होती। इंसान का नेक अमल ही उसको खुशकिस्मती अता करता है। ऑटो बोला, हुजूर ये उल्लू का पंजा अपने आप कमरे से उड़कर बाहर आया है। जरूर इस पर किसी ने जादू किया हुआ है। आप इसे आग में फेंक दें। नाग ने कहा, पंजा खुद आग से बाहर आया है। मैं इसे आग में फेंक कर इस पर जुल्म नहीं करना चाहता। मैं इसे अपने पास रखूंगा। मुझ पर जादू का असर नहीं होता। ऑटो ने सर झुकाकर कहा, हुजूर आप बहुत अजीम देवता हैं। आप पर भला जादू क्या असर करेगा। नाग ने फौरन कहा, ऑटो जादू बरहक है, मगर याद रखो कि जादू का असर हमेशा कमजोर इंसानों पर होता है। जिसका किरदार मजबूत हो और अपने खुदा पर ईमान पुख्ता हो उस पर जादू का असर कभी नहीं होता। मेरा किरदार मजबूत है और मुझे अपने खुदा पर यकीन है, इसलिए इस पंजे का जादू मुझ पर असर नहीं कर सकता। और नाग ने मारिया के पंजे को अपनी जेब में रख लिया। मारिया को नाग की बड़ी तेज खुशबू आने लगी थी। आग के शोलों को करीब आता देखकर मारिया के पंजे में एक ऐसी ताकत पैदा हो गई थी कि वो अपने आप उछलकर आग से बाहर आ गया था। अब मारिया को नाग की बेहद तेज खुशबू आई तो वो समझ गई कि वो नाग के बहुत करीब आ गई है। महल आग के शोलों में बदल चुका था। नाग ने ऑटो से कहा, ऑटो मैं अब जंगल की राह लेता हूँ। वहां मेरे दूसरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। नाग वहां से चल दिया। महल से दूर पहुंचकर उसने उकाब की शक्ल बदली और फिजा में उड़ता वापस थ्यूसोंग, अंबर और केटी के पास पहुंच गया। उस वक्त रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। अंबर, केटी और थ्यूसोंग ने नाग को देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया। अंबर बोला, मैं तो तुमसे नाउमीद हो चुका था। केटी ने कहा, नाग भैया तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। नाग ने कहा, अभी सुनाता हूँ एक दिलचस्प कहानी। फिर नाग ने शुरू से लेकर आखिर तक काउंट और उसके पुरस्कार महल की सारी दास्तान सुना डाली। उसके बाद कहने लगा, वहां एक अजीब वाकया भी हुआ। अंबर और थ्यूसोंग नाग की तरफ तकने लगे। केटी ने पूछा, क्या मारिया को कोई सुराग मिल गया था। नाग ने उदास होकर कहा, मारिया का सुराग मिल जाता तो और क्या चाहिए था। अंबर ने कहा, तो फिर क्या अजीब वाकया पेश आया तुम्हें। नाग ने जेब से उल्लू का पंजा निकालकर सामने रख दिया और बोला, जब महल को आग लगी तो इसकी राहदारी से ये उल्लू का पंजा अपने आप हवा में उड़ता हुआ आया और मेरे बिल्कुल करीब आकर घास पर गिर पड़ा। थ्यूसोंग, अंबर और केटी ने गौर से बारी बारी उस पंजे को देखा जिसमें मारिया कैद थी। मारिया को अब नाग के अलावा थ्यूसोंग, अंबर और केटी की भी बड़ी तेज खुशबुएं आने लगीं। वो दिल में बेहद खुश हुई कि वो अपने बहन भाइयों के पास पहुंच गई है, मगर वो बेबस थी। ना उन्हें देख सकती थी और ना ही आवाज दे सकती थी। अंबर बोला, वाकई ये तो किसी उल्लू का पंजा है। केटी ने कहा, इस पर जरूर किसी ने जादू किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ इसे फेंक दो, कहीं हम पर भी जादू का असर न हो जाए। नाग कहका मारकर हंसा, भई वाह, भला तुम पर जादू का असर क्यों होगा। तुम और थ्यूसोंग तो खलाई मखलूक हो। केटी मुंह बनाकर बोली, इससे पहले कई बार मुझ पर जादू का असर हो चुका है। कमबख्त, इस जमीन के जादूगर बड़े तेज और अय्यार हैं। थ्यूसोंग ने भी केटी की हमायत की और कहा कि उल्लू के पंजे को जंगल में किसी खड्ड नाले में फेंक देना चाहिए। मगर नाग कहने लगा, मेरे भाई, मेरी बहन केटी, मुझे ऐसा लगता है कि महल की आग में से निकलकर इस पंजे ने मेरे कदमों में पनाह ली थी। मैं इसे अपने से अलग नहीं करना चाहता। क्यों अंबर भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है। अंबर गर्दन को जरा सा झटक कर बोला, अगर रखना चाहते हो तो रख लो अपने पास, कोई हर्ज भी नहीं है। मगर थ्यूसोंग और केटी इस ख्याल की जबरदस्त मुखालफत करने लगे। यहाँ तक कि अंबर को भी उन्होंने कायल कर लिया कि हमें उल्लू के तिलिस्मी पंजे को फेंक देना चाहिए, कहीं ख्वामखा किसी मुसीबत में न फंस जाएं। चुनाचे अंबर ने नाग से कहा, मेरा ख्याल है केटी और थ्यूसोंग ठीक ही कहती हैं। बात यह है कि हम किस्मत से चारों इकट्ठे हुए हैं। अब हमें मारिया की तलाश है। कहीं ऐसा न हो कि इस तिलिस्मी पंजे की वजह से हम एक बार फिर जुदा हो जाएं और मारिया की तलाश बीच में ही रह जाए। बेहतर यही है कि उल्लू के पंजे को फेंक दो। आखिर हमें इससे क्या लेना है। उन्हें खबर ही नहीं थी कि जिस मारिया को वो तलाश कर रही हैं वो इसी पंजे में कैद है। नाग को उन सबके सामने हथियार डालने पड़ गए। उसने उल्लू के पंजे को उठाया और बोला, अगर तुम सबकी यही राय है तो मैं इसे फेंक आता हूँ। नाग मारिया के पंजे को लेकर जंगल में एक तरफ चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटी सी खड्ड आ गई। नाग ने पंजे को उस खड्ड में फेंक दिया। जब उसने पंजे को खड्ड में फेंका तो उसे यूं लगा
जैसे उसे किसी औरत की बेहद कमजोर सी आवाज सुनाई दी हो। नाग एक लम्हे के लिए सोचने लगा, फिर इसे अपना वहम या पंजे के तिलिस्म का ख्याल करके वापस त्युसोंग और केटी और अंबर के पास आ गया। रात हो गई थी। उन्होंने रात वहीं बसर करने का फैसला किया और घास पर एक जगह बैठकर मारिया के बारे में बातें करने लगे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि जिस मारिया को वो तलाश करने का प्रोग्राम बना रहे हैं उसे नाग खुद अपने हाथों एक पहाड़ी खड्ड में फेंक आया था। सोना तो उनमें से किसी को नहीं था। बस इसी तरह बातें करते हुए रात गुजर गई। सुबह हुई तो त्युसोंग, नाग, केटी और अंबर घोड़ों पर सवार हुए और आम मुसाफिरों की तरह सफर पर रवाना हो गए। उनका इरादा समुद्र के किनारे किसी बंदरगाह से जहाज पर सवार होकर मुल्क रूम की तरफ जाने का था। त्युसोंग का ख्याल था कि रूम में मारिया का शायद कुछ पता चल जाए। खड्ड में गिरने के थोड़ी देर बाद ही मारिया ने महसूस किया कि त्युसोंग, नाग, अंबर और केटी की वो खुशबू जो पहले बहुत ही करीब से आ रही थी अब आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होती जा रही थी। मारिया देख तो सकती नहीं थी और सुन भी नहीं सकती थी। उल्लू के पंजे में बंद वैसे ही खड्ड में पड़ी दिल में अफसोस करती रही कि शायद उसके दोस्त उसे एक बेकार शय समझकर फेंक कर चले गए हैं। रात गुजर गई, दिन भी गुजर गया। त्युसोंग, अंबर, नाग और केटी को मुल्क रूम की तरफ जाने वाला एक जहाज मिल गया जिस पर सवार होकर वो समुद्र में सफर करने लगे। मारिया का उल्लू का पंजा उसी तरह खड्ड के अंदर पड़ा रहा। तीसरी रात को बादल घिर कर आए और बड़े जोर से गरजने लगे। फिर सारी रात बारिश होती रही। मारिया का पंजा खड्ड में पड़ा, बारिश में भीगता रहा। काउंट के महल की आग 2 रोज तक जलती रही। सारा महल जल गया। बारिश हुई तो आग बुझ गई, मगर महल के दरो दीवार खंडर बन चुके थे। इसी तरह कई रोज गुजर गए। इत्तेफाक से इधर एक खाना बदोश काफिले का गुजर हुआ। उस काफिले ने जंगल में आकर क्याम किया। क्योंकि रात हो गई थी, ये मिस्री खाना बदोश थे और अफ्रीका के जंगलों, शहरों, कस्बों में सफर करते, तमाशे दिखाकर रोजी कमाते मुल्क रूम की तरफ जा रहे थे। जंगल में रात हुई तो वहीं पड़ाव डाल दिया। उस काफिले में कुछ औरतें और बच्चे भी थे, बूढ़े और जवान मर्द भी थे। उनके पास खच्चर थे जिन पर वो अपने खैमे लादकर सफर कर रहे थे। रात को जंगल में उन्होंने आग जलाकर अलाव रोशन किया और औरतें खाना वगैरह लगाने लगीं और मर्द खैमे लगाकर उनके सामने बैठकर सफर की बातें करने लगे। रात गुजर गई। सूरज की रोशनी ने जंगल में सुबह का उजाला फैला दिया तो खैमे के एक गरीब बाजीगर की बेटी नताली नहाने के लिए खड्ड में बहते नाले में उतर गई। यही वो खड्ड थी जहां मारिया उल्लू के पंजे में कैद वहां पड़ी थी। लड़की नताली की उम्र 16-17 साल थी। उसके बाल लंबे और सुनहरी थे, कानों में सबज बुंदे थे और आंखें स्याह थीं। वो नाले में उतरकर नहाने लगी। पहाड़ी चश्मे से बहने वाला पानी ठंडा और साफ था। खाना बदोश लड़की नताली देर तक बड़े मजे से नहाती रही। जब उसका जी भर गया तो नाले से निकलकर उसने कपड़े पहने और नाले के किनारे एक पत्थर पर बैठकर नाले में अपना अक्स देखते हुए बालों में कंघी करने लगी। कंघी करके उसने बालों का जूड़ा बनाकर पीछे बांधा और उठकर अपने खैमों की तरफ चलने लगी तो अचानक उसकी निगाह घास पर एक जगह पड़े उल्लू के पंजे पर पड़ गई। वो खाना बदोशों की बेटी थी और खाना बदोशों में उल्लू के पंजे को खुशबख्ती की अलामत समझा जाता था और नताली उल्लू के पंजे को पहचानती थी। उसने उल्लू के पंजे को उठा लिया और अपने खैमे में आकर अपनी माँ को दिखाया। माँ खुश होकर बोली, बेटी नताली, इसे अपने गले में पहन ले, तेरा ब्याह किसी राजा के बेटे से होगा। और दूसरी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। नताली ने तुनक कर कहा, तुम क्यों हंसती हो? क्या मेरी शादी किसी राजा के बेटे से नहीं हो सकती? नताली की माँ ने उसे प्यार किया और बोली, अरे ये तो तुम्हें मजाक से छेड़ रही थी। भला तुम्हारा ब्याह किसी शहजादे से क्यों नहीं हो सकता? चल अब जाकर रोटी खा ले, मक्खन मैंने निकाल दिया है। उन खाना बदोशों में एक बूढ़ी औरत ऐसी भी थी जो हाथ देखकर लोगों की किस्मत का हाल बताया करती थी। जब उसे पता चला कि नताली को जंगल में से उल्लू का पंजा मिला है तो उसने नताली की माँ से कहा, अरे सुना है तेरी बेटी नताली को उल्लू का पंजा मिला है। नताली की माँ बोली, वो जंगल में नहा रही थी कि एक जगह पड़ा हुआ मिल गया। खाला, उल्लू का पंजा मिलना खुशबख्ती होती है ना? खाना बदोश औरत बोली, कभी कभी उल्लू का पंजा मुसीबत भी ले आता है। कहते हैं कलोपत्रा मलका ने इसलिए अपने आप को सांप से डसवा लिया था कि उसके गले में भी उल्लू का पंजा हुआ करता था। नताली की माँ बड़ी वहमी औरत थी। उसने कहा, जब तो मैं अभी नताली के गले से ये मनहूस पंजा उतरवाई देती हूँ। उसने नताली को आवाज देकर बुलाया और कहा, अरे ये पंजा बड़ा मनहूस है, इसे उतार कर फेंक दे। खाला कहती है कलोपत्रा ने भी यही पंजा पहना था। नताली बोली, अम्मा मैं नहीं उतारूंगी इसे, ये मुझे अच्छा लगता है। देखो इसकी वजह से मेरी खांसी बंद हो गई है। नताली की माँ ने महसूस किया कि वाकई नताली को रात से जो खांसी आ रही थी अब रुक गई है। हालांकि इसमें उल्लू के पंजे की कोई करामत नहीं थी। ये वैसे ही नताली का गला गर्म कावा पीने और गरारे करने से ठीक हो गया था। मगर खाना बदोश लोग बड़े वहमी होते हैं, बात बात में से शगुन निकालते हैं। नताली की माँ भी सख्त वहमी थी। उसने खाना बदोश खाला की तरफ देखकर कहा, खाला नताली के लिए ये पंजा बड़ा मुबारक है, उसकी खांसी रुक गई है। खाना बदोश खाला ने कहा, अरे नताली जरा ये पंजा मुझे भी तो दिखा, देखूं तो कैसा है। नताली ने करीब आकर खाना बदोश खाला को अपने गले में पड़ा हुआ पंजा दिखाया
तो वो एक चुपसी होकर रह गई। अगरचे वो कोई जादूगरनी नहीं थी, मगर उस खानाबदोश बूढ़ी खाला को क्याफा शनासी का इल्म आता था। लोगों के हाथों की लकीरें देखते देखते एक उम्र गुजर गई थी। उसे उल्लू के उस पंजे में एक ऐसी शय नजर आई जो इससे पहले उसने किसी पंजे में नहीं देखी थी। बड़ी तजुर्बाकार और अय्यार औरत थी समझ गई कि यह बड़ा नायाब पंजा है और वह रूम जाकर किसी अमीरजादी के हाथ इसे सोने के सिक्कों के इवज फरोख्त कर सकेगी। चुनाचे उसने नताली से कहा, अरे नताली, तेरा कहना बिल्कुल दुरुस्त है, ये पंजा तेरे लिए मुबारक है, लेकिन अगर मैं इस पर अमल पढ़कर फूंक दूं तो इसका असर दुगना हो जाएगा और फिर तेरा ब्याह जरूर किसी शहजादे से होगा। नताली बड़ी खुश हुई। खानाबदोश खाला से कहने लगी, खाला अभी इस पर अमल पढ़ दे, मैं तुझे हलवा पका कर खिलाऊंगी। अय्यार खाला बोली, खड़े खड़े अमल थोड़ी पढ़ा जाता है, तू इसे उतार कर मुझे दे दे, आधी रात को मैं इस पर अमल पढ़ूंगी, सुबह तुम ले लेना। नताली की माँ ने कहा, हाँ नताली, दे दे पंजा खाला को, अरे फिर तेरा ब्याह शहजादे से होगा। और नताली की माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। नताली ने उसी वक्त पंजा उतार कर खानाबदोश खाला को दे दिया। खाला उसे अपने खेमे में ले गई। आधी रात को उसने अमल क्या पढ़ना था, उसके पास इसी किस्म का एक दूसरा उल्लू का पंजा पड़ा हुआ था। उसने मारिया वाला उल्लू का पंजा अपने पास रख लिया और दूसरा पंजा सुबह नताली को दे दिया और कहा, मैंने इस पर अमल पढ़ दिया है, अब तेरी शादी किसी शहजादे से ही होगी। नताली बड़ी खुश हुई और उसने नकली पंजा अपने गले में पहन लिया। दूसरे रोज ये खानाबदोशों का काफिला समुंदर की तरफ रवाना हो गया। शाम को वो साहिल समुंदर की एक बंदरगाह पर जा पहुंचा। वहां से वो एक बादबानी जहाज पर सवार होकर मुल्क रूम की तरफ रवाना हो गई। इससे पहले त्युसोंग, नाग, केटी और अंबर का जहाज रूम पहुंच चुका था। रूम में उन दिनों यूराक्स बादशाह की हुकूमत थी, जिसने अपने जुल्म सितम में शहनशाह नीरू को भी मात कर दिया था। वो खड़े खड़े इंसान की खाल खिंचवा देता, आदमियों को दहकते कोयलों पर भूनकर खुश होता, उन्हें भूखे मगरमच्छों और जहरीले सांपों के आगे डाल देता और फिर उनकी अलमनाक मौत से लुत्फ हासिल करता। सारा दरबार और रियाया उसके जुल्म से डरती थी। इस बादशाह यूराक्स को पार्लियामेंट के अराकीन और फौज के जर्नैलों की हमायत हासिल थी, जिनको बादशाह ने अदले बदले के तौर पर लूट खसूट और मनमानी करने की खुली छुट्टी दे रखी थी। त्युसोंग, अंबर, नाग और केटी हस्ब आदत रूम शहर की एक पुरानी सराय में जाकर ठहर गए। उनके पास खर्च के लिए पैसे खत्म हो गए थे। सिर्फ इतनी ही रकम थी कि जिसके बदले में उस कारवां सराय में एक हफ्ता ठहरने के लिए 2 कोठरियां मिल गईं। एक कोठरी में केटी रात को आराम करती और दूसरी कोठरी में अंबर, नाग और त्युसोंग थोड़ी देर आराम कर लेते। रूम शहर उस जमाने का बहुत बड़ा और आलीशान महलात वाला शहर था। शहर के बाहर उन गुलामों के झोंपड़े भी थे जो जागीरदारों की जमीनों पर सुबह से शाम तक काम करते और बदहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। ये हबशी और हिंदी गुलाम जागीरदारों और रोमन नवाबों के जर खरीद गुलाम थे और उन्हें सिवाय रूखी सूखी रोटी के और कुछ नहीं मिलता था। जागीरदारों के पहरेदार खेतों में उनकी निगरानी करते थे। अगर कोई गुलाम फरार होने की कोशिश करता तो जागीरदारों के सिपाही उन्हें दूसरे गुलामों के सामने दरख्त पर उल्टा लटकाकर हलाक कर देते थे। त्युसोंग ने रूम में आते ही सांस भरते हुए कहा, मुझे यहाँ से भी मारिया की खुशबू नहीं आ रही। मारिया की खुशबू केटी, नाग और अंबर को भी नहीं आ रही थी। फिर भी अंबर ने कहा, हमें मारिया की तलाश का काम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस पर किसी तिलिस्म का असर हो गया हो, जिसकी वजह से उसके जिस्म से खुशबू ना आ रही हो। केटी ने कहा, हमारे पास अब खर्च करने के लिए कोई सिक्का नहीं है और रूम में हम रकम के बगैर नहीं रह सकेंगे। सबसे पहले तो कारवां सराय का मालिक हमें सराय से निकाल देगा। अंबर ने नाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका इलाज तो नाग के पास ही है, ये हमारे खजाने की कुंजी है। त्युसोंग ने नाग से कहा, नाग भाई, क्या ख्याल है तुम्हारा? यहाँ रूम में तो बहुत से खजाने दफन होंगे। अपने किसी सांप से कहो कि वो हमें खजाने में से 2-4 कीमती मोती निकाल कर ला दे कि जिनको फरोख्त करके हम यहाँ कुछ रोज रह सकें। नाग बोला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आज ही किसी सांप से राब्ता कायम करता हूँ। नाग दोपहर के बाद अकेला ही रूम शहर का दरिया अबूर करके दूसरी तरफ ऊंची नीची छोटी छोटी पहाड़ियों में चला गया। उसने एक जगह कुछ पुराने खंडर देखे तो वहां के किसी सांप को आवाज दी। नाग की दूसरी आवाज पर पत्थरों के नीचे से एक भूरे रंग का सांप बाहर निकल आया। उसने नाग देवता को सर झुकाकर सलाम किया और कहा, अजीम नाग देवता का यहाँ आना हमारे लिए बरकत का बाइस है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। नाग ने उसे अपना मकसद बयान किया तो भूरा सांप बोला, अजीम नाग देवता, इस खंडर के नीचे सिकंदर आजम से भी पहले का एक इंतहाई कीमती खजाना दफन है। ये खजाना सिकंदर आजम के दादा ने जब इस महल को बनवाया था तो यहाँ दफन कर दिया था। रूमियों ने इस शहर को फतह करके महल को तबाह बर्बाद कर दिया, मगर रूमी यह खजाना न निकाल सके। मैं आपको अभी उस अनमोल खजाने से मोती ला कर देता हूँ। नाग ने कभी लालच नहीं किया था, उसे लालच की जरूरत भी नहीं थी। उसको जितनी जरूरत होती थी सिर्फ उतनी ही दौलत खजाने से हासिल करता और फिर उस खजाने को भूल जाता था। इस बार भी नाग ने सांप को खजाने से 2 कीमती मोती लाने के लिए कहा था। सांप थोड़ी देर में 2 स्याह मोती लेकर आ गया। उसने नाग के कदमों में डाल दिया और बोला, अजीम नाग देवता, ये स्याह मोती दुनिया में आजकल कहीं भी नहीं है।
ये सिकंदर आजम के दादा के खजाने में होते थे और अब भी हैं। मैं ये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नाग ने स्याह मोतियों को देखा। वो आलूचे के बराबर थे और उनका रंग स्याह और बेहद चमकीला था। स्याह मोती वाकई दुनिया में बहुत नायाब हैं। नाग को उनसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो तो इन्हें बेचकर इतनी रकम हासिल करना चाहता था कि रूम में कुछ दिन रहकर मारिया का खोज लगा सके। उसने भूरे सांप का शुक्रिया अदा किया और मोती जेब में डालकर कारवांसराय में आकर थ्यूसोंग, केटी और अंबर को दिखाए। अंबर ने कहा, ये तो बड़े नायाब मोती लगते हैं नाग। थ्यूसोंग बोला, सफेद मोती तो आम मिल जाते हैं मगर स्याह मोती बहुत कम पाए जाती हैं। केटी कहने लगी, इन बातों को छोड़ो, इसे बाजार में जाकर फरोख्त करने की कोशिश करो। अंबर बोला, मोती बड़े कीमती हैं, हो सकता है हम पर दुकानदार शक करे। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये काम केटी को करना चाहिए। केटी बोली, मेरा इंतखाब किस लिए किया जा रहा है? नाग ने कहा, इसलिए कि तुम नौजवान लड़की हो। तुम कह सकती हो कि एक जागीरदार की कनीज हूं और उसकी बीवी ने ये मोती फरोख्त करने के लिए दिए हैं। लड़की पर ये लोग कम ही शक करेंगे। अंबर ने कहा, नाग ठीक कहता है कि हम में से कोई गया तो हो सकता है दुकानदार ये समझे कि हमने कहीं डाका मारकर ये मोती हासिल किए हैं। केटी ने सर को झटका और बोली, लाओ भैया मोती, अब ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। उस वक्त शाम होने वाली थी और रूम शहर के गली कूचों, मकानों, महलों और बाजारों में लैंप रोशन होना शुरू हो गए थे। केटी ने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं इन मोतियों को फरोख्त करके अभी वापिस आती हूँ। नाग ने साथ जाने का इरादा जाहिर किया तो केटी ने कहा, क्यों, क्या मैं अपनी हिफाजत आप नहीं कर सकती? तुम्हारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये काम अकेली भी कर सकती हूँ। ये केटी की भूल थी क्योंकि केटी के पास सिवाय उसके और कोई ताकत नहीं थी कि वो मर नहीं सकती थी, जबकि अंबर बड़े से बड़े सतून को गिरा सकता था। नाग शक्ल बदल सकता था और थ्यूसोंग उंगली से छूकर जिस शय को चाहे छोटा कर सकता था। मगर केटी दुनिया में आकर कुछ जिद्दी हो गई थी। वैसे नाग, थ्यूसोंग और अंबर ने भी सोचा कि मोती फरोख्त करने में क्या खतरा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि दुकानदार कम रकम मुआवजे में देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाचे सबने केटी को अकेली ही बाजार जाने की इजाजत दे दी। मगर अंबर ने जाते जाते कह दिया कि केटी, अगर तुम चाहो तो नाग उकाब की शक्ल में। केटी ने गुस्से से जमीन पर पांव मारा और बोली, मैं एक बहादुर लड़की हूँ, मुझे तुम में से किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं अभी मोती फरोख्त करके वापिस आती हूँ। केटी घोड़े पर बैठकर रूम शहर के उस बाजार में आ गई जहाँ सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का काम होता था। अगरचे अभी दिन की हल्की हल्की गुलाबी रोशनी बाकी थी, मगर दुकानदारों ने दुकानों में मशालें और लैंप रोशन किए हुए थे, जिनसे दुकानों में सोने चांदी के जेवरात और हीरे जवाहरात के हार जगमगा रहे थे। केटी एक खूबसूरत दुकान में दाखिल हो गई। दुकानदार ने आगे बढ़कर केटी का इस्तकबाल किया और बोला, हम आपकी क्या खिदमत कर सकती हैं मैडम? केटी ने आहिस्ता से कहा, मैं मोती फरोख्त करना चाहती हूँ। दुकानदार केटी को अपने काउंटर के पास ले आया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, क्या मैं मोती देख सकता हूँ? केटी ने दोनों स्याह मोती दुकानदार के आगे शीशे के शोकेस पर रखे तो वह चौंक पड़ा। उसने आज तक इतने खूबसूरत, कीमती और अनमोल स्याह मोती कभी नहीं देखे थे। उनके बारे में अपने उस्तादों से जरूर सुन रखा था कि स्याह मोती दुनिया के अजीम तरीन मोती हैं और ये सिवाय बादशाहों के और किसी के पास नहीं होते। दुकानदार ने फौरन अपने तजस्सुस पर काबू पा लिया और बोला, मैडम, ये स्याह मोती आपको कहाँ से मिले? ये सुनकर करीब ही बैठे हुए एक रोमन सिपाही के कान खड़े हो गए, जो सादा कपड़ों में शाही महल की सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से वहां ड्यूटी दे रहा था कि अगर कोई शाही महल की कीमती शय वहां फरोख्त होने को आए तो उसे निगाह में रखे और चोर को पकड़ा दे। उन्हें शाही जासूस कहा जाता था। शाही जासूस ने गौर से केटी को देखा। केटी अपने स्याह चुस्त लिबास से किसी तौर पर भी शाही खानदान की औरत नहीं लग रही थी। उसने आंखों ही आंखों में दुकानदार को इशारा किया कि इस लड़की को बातों में लगाए रखे और खुद इधर उधर से होकर काउंटर पर दुकानदार के पास आ गया। दुकानदार ने जासूस को मोती दिखाए और कहा, क्यों जनाब, आपका इन मोतियों के बारे में क्या ख्याल है? शाही जासूस ने स्याह मोतियों को देखा तो उसका शक दुरुस्त निकला। ये मोती सिकंदर आजम के दादा के खजाने के मोती थे, जिसके बारे में रोमन बादशाहों को आज तक पता नहीं चल सका था कि वो कहाँ दफन है। मगर शाही जासूस ने ऊपर ऊपर से कहा, ये तो मामूली मोती हैं, ऐसे कई मोती तो मेरे पास घर पर पड़े हैं। दुकानदार बोला, जनाब, यही मैं मैडम से कह रहा था कि ये अगरचे इतने आम नहीं हैं, मगर इनकी कीमत ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि शाही बेगमात स्याह मोती पसंद नहीं करती। केटी ने कहा, तुम मुझे जो कुछ इन मोतियों के एवज दे सकते हो दे दो। शाही जासूस ने एक बार फिर दुकानदार को आंख से इशारा किया और दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही वो घोड़े पर उछलकर सवार हुआ और घोड़े को शाही महल की तरफ सरपट दौड़ाने लगा। आज उसकी किस्मत खुल गई थी। बादशाह योराक्स को सिकंदर आजम के दादा के खजाने के स्याह मोतियों का पता बताकर वह बहुत बड़ा इनाम हासिल कर सकता था। बादशाह को उस खुफिया खजाने की एक मुद्दत से तलाश थी। इधर दुकानदार ने केटी को बातों में लगाए रखा और उससे मोल तोल करता रहा। कभी कहता कि ये मोती असली भी नहीं है, कभी कहता मैं ज्यादा रकम नहीं दे सकता। फिर उसने कहा कि मैं मोतियों को आतिशी शीशे से जांचूंगा और वह शीशा लेकर बैठ गया। उसका मकसद वक्त ज़ाया करना था और वह उसमें कामयाब भी हो गया। उसे मालूम था कि ये स्याह मोती किसी बहुत बड़े खजाने के मोती हैं
और बादशाह की तरफ से हर जौहरी को हुक्म मिला हुआ था कि अगर वो ऐसे मोती देखें तो फौरन शाही जासूस को खबर करें, और उस जौहरी ने यह काम कर दिया था। इतने में बाहर रोमन सिपाहियों का एक दस्ता घोड़ों पर सवार वहां पहुंच गया। केटी ने पहले कोई ख्याल न किया, मगर जब रोमन सिपाही दंदनाते हुए अंदर आ गए और उन्होंने केटी को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया तो वो हैरान होकर बोली, मैंने क्या कसूर किया है? कमांडर ने गरज कर कहा, लड़की, इसका जवाब तुम्हें बादशाह के सामने पहुंचकर मिलेगा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़की को ले चलो। फौरन ही केटी को जंजीरें डाल दी गईं। केटी ने एक दो बार पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ने की कोशिश भी की, मगर वो इसमें नाकाम रही। जंजीरें फौलाद की थीं और जमीन पर रहते रहते केटी की यह ताकत किसी हद तक कमजोर हो गई थी। अब केटी पछताने लगी कि उसने नाग या अंबर को अपने साथ क्यों ना ले लिया। रोमन सिपाहियों ने केटी को घोड़े पर डाला और सरपट घोड़े दौड़ाते उसे शहनशाह के शाही महल में ले आए। उन्होंने उसे एक तंगो तारीख तय खाने में फेंक दिया, जिसका दरवाजा भारी पत्थर को काटकर बनाया गया था। केटी तो परेशान हो गई कि अब क्या होगा। अगरचे वो मर नहीं सकती थी, लेकिन अगर उसे आग में डाल दिया गया तो वो मर भी सकती थी। केटी बेचैनी से उठकर इधर उधर टहलने लगी और नाग, अंबर और थ्यूसोंग को याद करने लगी। वह सख्त पछता रही थी। दूसरी तरफ जब केटी को वापस आने में देर हो गई तो नाग, अंबर और थ्यूसोंग तीनों ही उसकी तलाश में सराफा बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में आकर उन्होंने कई दुकानदारों से पूछा कि उन्होंने एक लड़की को तो नहीं देखा जो स्याह मोती फरोख्त करने आई थी, मगर उन दुकानदारों का आपस में बेहद इत्तेफाक था और वो बादशाह की जालिम तबीयत से बखूबी वाकिफ थे। किसी ने उन्हें लड़की के बारे में कुछ ना बताया। सबने यही कहा कि उन्होंने किसी लड़की को स्याह मोती लाते नहीं देखा। थ्यूसोंग, नाग और अंबर फिक्रमंद हुए कि केटी अगर इस बाजार में नहीं आई तो फिर कहाँ चली गई थी, क्योंकि रूम शहर में यही एक बाजार था जहाँ हीरे मोती फरोख्त होते थे। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है शायद वो वहां से होकर वापस कारवांसराय जा चुकी है। हमें वहां जाकर केटी को देखना चाहिए। वो वापस कारवांसराय में आए तो देखा कि केटी वहां भी नहीं पहुंची थी। उन्हें शहर में से केटी की खुशबू भी बड़ी हल्की हल्की सी आ रही थी, क्योंकि केटी को जमीन दोस्त तय खाने में बंद कर दिया गया था, जहां से उसकी खुशबू बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रही थी। अंबर ने कहा, केटी इसी शहर में है, लेकिन उसकी खुशबू से जाहिर होता है कि वो किसी ऐसी जगह बंद कर दी गई है जहां से उसकी खुशबू बाहर बहुत कम निकल रही है। थ्यूसोंग बोला, आखिर उसे किसने जमीन के अंदर बंद कर दिया है? नाग कहने लगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है किसी ने उसके पास कीमती मोती देखकर उसे अगवा कर लिया हो। थ्यूसोंग बोला, फिर तो हमें फौरन उसकी तलाश में निकलना चाहिए, क्योंकि उसे आग से नुकसान पहुंच सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू से मोती लेकर उसे जला डालें ताकि सबूत बाकी ना रहे। अंबर ने कहा, और ये भी हो सकता है उसे किसी दूसरे मुल्क में ले जाकर लौंडी बनाकर बेच डालें। थ्यूसोंग, अंबर और नाग कारवांसराय से निकले और तीनों 3 सिमत को केटी की खोज में रवाना हो गए। दूसरी तरफ उसी शाम बादशाह योराक्स को खुफिया तौर पर इतला पहुंचा दी गई कि एक ऐसी लड़की हाथ लगी है जिसके पास सिकंदर आजम के आबाई खजाने के स्याह मोती हैं। बादशाह की लालची आंखें चमक उठी। उसने सबसे पहले यह हुक्म दिया कि उस लड़की के बारे में किसी को कुछ न बताया जाए। फिर बादशाह ने रात के वक्त केटी को अपने खास कमरे में तलब किया। केटी बादशाह के सामने पेश हुई तो देखा कि बादशाह के चेहरे पर जुल्म और बर्बरियत के आसार के सिवा और कुछ नहीं था। उसका चेहरा किसी खूंखार डाकू का चेहरा था जो रहम के नाम से भी नावाकिफ था। बादशाह ने केटी से कहा कि अगर वो सिकंदर आजम के खजाने की जगह बता दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मगर ये नाग, अंबर, केटी, थ्यूसोंग और मारिया का शुरू ही से असूल रहा था कि जिस खजाने से वो नाग के जरिए थोड़ी बहुत दौलत हासिल करते थे उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताते थे। हाँ, अगर कोई गरीब, मोहताज या बेवा औरत होती तो उस खजाने में से उसकी मदद जरूर कर दिया करते थे। चुनाचे केटी ने भी बादशाह के आगे यही कहा कि वो मोती मुझे दरिया किनारे पड़े हुए मिले थे। मैं सिकंदर आजम के आबाई खजाने को बिल्कुल नहीं जानती। बादशाह को सख्त गुस्सा आ गया। उसने कमांडर से कहा, यह लड़की इस तरह नहीं मानेगी, इसे तहखाने में ले जाओ और इससे खजाने का राज उगलवाओ। अगर तुम नाकाम रहे तो मैं तुम्हें आग में भून डालूंगा। कमांडर ने सर झुकाकर कहा, शहनशाह, मैं इस लड़की से खजाने का राज मालूम करके ही आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। और वो केटी को जंजीरों समेत घसीटता वापस तहखाने में ले गया। अब उसने केटी को फर्श पर लिटाकर जंजीरों से उन लोहे की बड़ी बड़ी मेखों के साथ बांध दिया जो फर्श में ठुकी हुई थी। केटी बिल्कुल बेबस हो गई थी। कमांडर ने केटी की गर्दन में रस्सी डालकर उसे मरोड़ना शुरू कर दिया। इससे केटी को जरा भी तकलीफ ना हुई, क्योंकि गला बंद हो जाने से भी उसके खून को बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर मिल रही थी। उसके खलाई जिस्म की साख्ती ऐसी थी कि उसके जिस्म की जिल्द में से ऑक्सीजन अंदर खून में चली जाती थी। जब कमांडर ने देखा कि इस लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा और वह बोल नहीं रही तो उसने सिपाही से कहा, जलती हुई मशाल लाओ। अब केटी घबरा गई, क्योंकि आग उसे जला सकती थी और वो आग की वजह से मर भी सकती थी। सिपाही ने दीवार के साथ लगी हुई जलती मशाल उतारी और कमांडर के हाथ में दे दी। कमांडर मशाल के शोले को केटी के मुंह के करीब लाने लगा। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।